नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय से पहले रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के खिलाफ दिवंगत कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि मधुमिता की हत्या में शामिल होने के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी गोरखपुर जिला जज जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पूरा मामला बताते चलें कि लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अमरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका लगाई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने का आदेश दिया है। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, ये जिस तरीके का प्रकरण है और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। और क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और खास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। सर, जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी और वो इतनी चर्चित उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी, तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जी की रिहाई का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करती है। हम लोग कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, कोर्ट के निर्णय को मानने का काम करते हैं। हम लोग इस देश की न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, इसलिए जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, हम उसको फैसले का स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और चर्चित कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी आज शुक्रवार को जेल से रिहा हो रहे हैं, जहां गुरुवार रात रिहाई का आदेश जारी हुआ। दोनों मधुमिता शुक्ला की हत्या करने के आरोप में गोरखपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इस फैसले के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे,
क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई कल 25 तारीख को 11 बजे होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को कारगिल में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। यहां आने पर खास तौर पर मैं जब पैंगोंग झील पर था, एक बात साफ है कि चीन ने भारत की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन दुख की बात है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है, लेकिन यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है और पीएम झूठ बोल रहे हैं। कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों को लेकर बीजेपी हमेशा से कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाती रही है। शुक्रवार को एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को चीन से हमदर्दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे का हक अदा कर रहे हैं। आइए जानते हैं यूपीए सरकार के दौरान चीन के साथ भारत के क्या संबंध रहे। कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं? किले में घूम करके मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज, ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और
हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए शांति, सुरक्षा, सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे के लिए एथेंस पहुंचे। यहां सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की है, तो वहीं दूसरी पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे के लिए एथेंस पहुंचे। यहां सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका स्वागत करने पहुंचे। भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात भी की। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की है, तो वहीं दूसरी पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश ने कहा, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र में बैठे लोग सभी को परेशान कर रहे हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, उनकी जमानत। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है। वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे जी। किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना, सब कोई मतलब। शिक्षा का देश में भी करवाएंगे जातीय जनगणना। वो तो ठीक भी है। आप जान लीजिए बिहार वाला जो कुछ भी पब्लिश हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं। तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब न कोई जानेंगे। तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में न होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि आज ये वक्त आया है कि देश की सबसे बड़ी बोइंग कंपनी के सौजन्य से 100 से अधिक स्वास्थ्य कैंप लगाकर जांच करेगी।
प्रधानमंत्री के सहयोग से अमेठी में हाई लेवल की स्वास्थ्य सुविधा हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने सदैव योगी और मोदी सरकार का विरोध किया है, जबकि ये सरकार 7.5 लाख लोगों को अमेठी में निःशुल्क अनाज और 90,000 परिवारों को आवास मिला है और अमेठी की जनता इसे छोड़ देगी सिर्फ इसलिए गांधी परिवार का घर बस सके। अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी। अमेठी के लोग अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। सुविधा मैडम को आमंत्रित करता हूँ सीधे माइक पर। इलाज कराने आए सीएससी अस्पताल में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करते और सरकारी दस्तावेज फाड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर और कर्मचारियों के मना करने पर दबंग हाथापाई पर उतरने लगे। डॉक्टर आर.के. तिवारी द्वारा लालगंज कोतवाली में शिकायत पत्र दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायबरेली में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां फरियाद लेकर महिला थाने में बेहोश हो गई, जिसे महिला आरक्षियों ने उठाया और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। ये मामला नगर एसपी ऑफिस परिसर का बताया जा रहा है। हम केवल यही मिशन चंद्रयान 3 में युवा वैज्ञानिक आशीष मिश्रा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें कि उन्नाव के रहने वाले आशीष का शैक्षिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट लॉरेंस और सेंट जूड्स स्कूल से की थी, तो वहीं उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सही दिशा देने का काम किया था। इसके बाद IIT बॉम्बे से मास्टर की डिग्री हासिल की, जिससे उन्हें विज्ञान क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाया। आशीष ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं आशीष कहते हैं कि उनके परिवार ने हर कदम पर उनका सहयोग किया है, साथ ही उनके सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद की है। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के उधरनपुर गांव में सरे बाजार चोरों ने 3 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से दुकानदारों में भय और आक्रोश का माहौल कायम है। कोतवाली में इसकी लिखित तहरीर दी गई है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। हैरत की बात यह है कि पुलिस लगातार रात के समय पेट्रोलिंग करती है, बावजूद इसके एक रात में एक ही साथ 3 दुकानों का शटर काटकर लाखों का माल साफ कर दिया गया। बिजनौर में कांवड़ यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांवड़ यात्री बरेली से हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। हादसा बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की है। हापुड़ में एक दुकान मालिक की दबंगई और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से परेशान होकर एक शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित एक दुकान को किराए पर लेकर काम करता था। दुकान मालिक का आरोप है कि उस पर 6 लाख का बकाया था, जिसको लेकर दुकान मालिक ने उसका सारा सामान दुकान से फेंक दिया और दुकान पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित दुकान के सामने धरने पर बैठ गया। वहीं आरोप है कि जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उल्टा पीड़ित को ही धक्का मारकर भगा दिया, जिससे परेशान होकर शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की है। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने
खोए लगभग 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है, जो देश के अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों से खोए हुए थे। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा पुलिस लाइन में बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस लौटा दिया गया है। वहीं लोगों ने ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक का आभार व्यक्त किया, तो महिलाओं ने इसे रक्षाबंधन का तोहफा समझकर पुलिस का भावुकता से धन्यवाद किया है। जिसके साथ ही ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाइल फोन बरामद करने वाली टीम को भी पुरस्कृत किया गया है। बलिया, एसओजी और थाना भीमपुरा की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अंतरजनपदीय गिरोह के 4 वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर बरौली से चिवटापुर जाने वाली नहर पुलिया पर चोरों का गिरोह मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। तो वहीं इस सूचना पर थाना भीमपुरा और एसओजी ने एक चेकिंग अभियान शुरू किया है, जहां पूछताछ के दौरान चारों आरोपी भागने लगे, तभी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर अमूल के टैंकर ने सवारी से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जहां हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घायलों की हालत गंभीर देखते हुए पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया है। मामला आगरा थाना खंदौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। योगी के बुलडोजर का नाम सुनकर अपराधियों में जहां खौफ है, तो वहीं अब योगी का बुलडोजर पुलिस के थाने पर भी चलता दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी के हरदोई में शाहबाद थाने की पुलिस ही भू माफिया निकली है, जहां अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए थाने के भवन पर ही बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि कोतवाली शाहबाद में मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कोतवाली भवन का आधा हिस्सा न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। वहीं मुंसिफ न्यायालय संचालन की प्रक्रिया तेजी के साथ प्रारंभ हो गई है, तो वहीं जिला जज राजकुमार सिंह ने मुंसिफ न्यायालय के भवन का निरीक्षण किया था। ये मुंसिफ कोर्ट के लिए जमीन अलॉट की गई थी, ग्राम सभा की जमीन, तो उस मुंसिफ कोर्ट का निर्माण होना है। तो जो ये थाना शाहबाद है, इससे पूर्व से ही बना हुआ है, कुछ हिस्सा इसका मुंसिफ कोर्ट की जमीन में आ रहा था। मुंसिफ कोर्ट के लिए बाउंड्री उनको निर्माण करना था, तो इसलिए जितना हिस्सा थाने का आ रहा था वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एसडीएम द्वारा तोड़वा के हटवा दिया गया। अब मुंसिफ कोर्ट की बाउंड्री का निर्माण। कानपुर में किसान की 2 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा हुआ, जहां सजेती थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि आपसी विवाद में गांव के ही 2 सगे भाइयों ने किसान की हत्या कर दी थी, जहां दोनों भाइयों ने गला दबाकर किसान की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। वहीं किसान की हत्या का खुलासा किया गया, जहां पर 2 भाइयों ने मिलकर किसान की हत्या कर दी थी। खबर 2 दिन पहले की है, जहां पर 2 दिन पहले ही 2 सगे भाइयों ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हल्का डेराबस्सी विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने गांव छत में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनको तुरंत हल करवाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार के समय लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। विधायक और अधिकारी उनकी समस्याओं को तुरंत उनके पास आकर हल करेंगे और इसी के तहत जनता दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से मिले। इस जनता दरबार में प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। विधायक द्वारा जनता की कई समस्याओं का समाधान अफसरों को कहकर मौके पर ही करवाया गया। आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर यमुनानगर पहुंचे, जहां अशोक तंवर ने लोगों के बीच जाकर बिजली की बिलों की समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले पार्टी दिल्ली और पंजाब में जनता को इसी नीति के आधार पर बिजली की सप्लाई कर रही है, जबकि आज भाजपा सरकार में जनता को देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है, जिसके कारण जनता बेहाल है। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश में बिजली आंदोलन चलाकर जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। आज कुछ नई ज्वाइनिंग थी,
एक मॉडल टाउन करेड़ा में बिजली आंदोलन भी था और साथ साथ दुख सुख में सबके शरीक होने के लिए आए हैं। डेंगू की बीमारी या जो पानी आधारित बीमारियां होती हैं वो लगातार फैलाव पे हैं। सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, फॉगिंग करनी चाहिए, दूसरा जिस तरीके से भी और राहत दे सकते हैं लोगों को वो देने का काम करना चाहिए, जिसमें सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। नमस्कार।